सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिविजन, और रिविजन आप तभी कर पाएंगे जब खुद से चीज़ों को नोट करिए। तो चलिए गाइस, रेलवे एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइस, वो हमारा सेट 66 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी लद्दाख में है, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में है, या ऑप्शन डी कर्नाटक में है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस पुल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है जम्मू कश्मीर में बना है, जो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम क्या है गाइस, तो ये भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसका नाम जो है गाइस, ये आपको याद रखना है, ये है चिनाब रेलवे ब्रिज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम जो है, तो यार देखिएगा, इस दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है इसका नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो नाम है ये है चिनाब रेलवे ब्रिज जो है, इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है किस नदी पर है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि चिनाब रेलवे ब्रिज, तो याद रखिएगा इसे जो है किस नदी पे बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है नाम से ये स्पष्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पुल को जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो पुल है गाइस, इसकी जो है ये लंबाई कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लंबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जो है आपका जो है चेनाब रेलवे ब्रिज, या फिर जो है गाइस याद रखिएगा चेनाब रेलवे ब्रिज, ठीक है, नदी नहीं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चेनाब रेलवे पुल लिख सकते हैं या फिर ब्रिज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चेनाब रेलवे पुल जो है गाइस, याद रखिएगा इसका जो है नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इसकी लंबाई की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो लंबाई है ये 1315 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1315 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है इसकी लंबाई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1315 मीटर जो है इसकी लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं कि इसे जो है किन दो स्टेशनों के मध्य बनाया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो बनाया गया है वो संगलदान रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा इसे जो है किन दो के मध्य बनाया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपको याद रखना है गाइस संगलदान रेलवे स्टेशन, ये आपको ध्यान रखना है संगलदान। और आपको याद रखना है रियासी रेलवे स्टेशन के बीच जो है इसे बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि किन दो स्टेशनों के बीच बनाया गया है, तो ये आप याद रखिएगा संगलदान और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच जो है इस पुल को बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेलवे स्टेशन के जो है मध्य में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे जो है जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर लिख दी हूँ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में गजलों का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है भारत में गजलों का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है जगजीत सिंह को, ऑप्शन बी अमीर खुसरो को, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब को, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर को। तो गाइस याद रखिएगा गजलों का जो जनक कहा जाता है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा है गाइस जगजीत सिंह का, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जगजीत सिंह जो है याद रखिएगा गजलों का राजा, ठीक है, गजलों का जनक जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गजलों का राजा जो है ये किसे कहा जाता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, गजलों का राजा जो है ये जगजीत सिंह को कहा जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे जो है गजलों का राजा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अमीर खुसरो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर हम अमीर खुसरो की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा खड़ी बोली का जनक जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसे आपको याद रखना है कि खड़ी बोली का जनक जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली का जनक जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे अमीर खुसरो से एक एक पॉइंट लिख रही हूँ जो कि आपको नोट करते हुए चलना। उसके बाद जो है गाइस आपको अगला पॉइंट याद रखना है कि गाइस याद रखिएगा इनकी जो है
बात करते हैं वास्तविक नाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनका जो है वास्तविक नाम क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जो है, अगर हम बात करते हैं कि इनका जो है वास्तविक नाम क्या था गाइस, तो याद रखिएगा, इनका जो वास्तविक नाम था वो था आपको यमीनुद्दीन अबुल हसन, जो है इसका वास्तविक नाम था। तो ये भी आपको नोट कर लेना। अगर हम बात करें कि अमीर खुसरो का जो है ये वास्तविक नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो वास्तविक नाम था, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इसे याद रखिएगा, यमीनुद्दीन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनका जो है वास्तविक नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो वास्तविक नाम था ये आपको ध्यान रखना है यमीनुद्दीन, ये आपको ध्यान रखना है यमीनुद्दीन अबुल हसन, जो है गाइस याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यमीनुद्दीन अबुल हसन, जो है गाइस याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम था। और इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता था। उसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि इन्हें जो है तूतीय हिंद भी कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछे कि तूतीय हिंद जो है ये किसे कहा जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तूतीय हिंद जो है ये आपको ध्यान रखना है, इस ये जो है, या फिर तोताए हिंद कह लीजिए, तोताए हिंद लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तोताए हिंद या फिर तूतीय हिंद, दोनों में से कोई भी हो, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तोताए हिंद जो है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया था कि तोताए हिंद जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तोताए हिंद जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगी, जैसे कि मैं इनके जो है प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में, कि अगर बताइए कि अमीर खुसरो की जो है ये पुस्तक कौन कौन सी थी, ये भी आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो की पुस्तक के बारे में गाइस, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस, तुगलकनामा। तुगलकनामा जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तुगलकनामा के बाद जो है दूसरा, अगर हम बात करते हैं गाइस, दूसरा आपको याद रखना है, तुगलकनामा हो गया। यहाँ पे जो है मैं इन्हीं पुस्तक के बारे में लिखा रही हूँ, तो आपको एक एक करके नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुगलकनामा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं खजाइन उल फतू, जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि खजाइन उल फतू जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, खजाइन उल फतू जो लिखा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, किसने लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लिखा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो ने, ठीक है। तो इनकी दूसरी पुस्तक हो गई। उसके बाद गाइस हम अगर बात करते हैं तीसरी पुस्तक, तो तीसरी पुस्तक में जो है आपको याद रखना, और कौन सा हो गया, आशिका। आशिका जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, आशिका जो है ये अमीर खुसरो ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है अमीर खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके अलावा गाइस आप एक और पुस्तक याद रख लीजिएगा, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपका जो है नू सिपीहर, नू सिपीहर जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, नू सिपीहर। नू सिपीहर जो है ये किसने लिखा है, तो ये भी जो है ये आपके जो है अमीर खुसरो के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नू सिपीहर जो है ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नू सिपीहर जो है गाइस याद रखिएगा, ये किसकी पुस्तक है, तो ये है, आपको ध्यान रखना, ये है आपके जो है अमीर खुसरो की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है guys याद रखिएगा, सात सुल्तानों का काल किसने देखा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा कि सात सुल्तानों का जो है ये काल किसने देखा है guys, तो याद रखिएगा सात सुल्तानों सात सुल्तानों का काल देखा है, जिसमें से आपको याद रखना है बलबन के काल के समय में भी, तो ये आपको ध्यान रखना है, सात सुल्तानों का जो है इन्होंने काल देखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि सात सुल्तानों का काल किसने देखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो ने देखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको बताना है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये जो है कब लिखी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1873 में लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ज्योतिबा फुले से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कि किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, सत्य शोधक समाज के जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा फुले, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक है, और इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, जो कि दास प्रथा के बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तुलसीदास, तुलसीदास ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है गाइस, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामचरितमानस जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको
ध्यान रखना है। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की जो है guys सबसे इंपॉर्टेंट है गीता रहस्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गीता रहस्य जो है ये किसने लिखा है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। गीता रहस्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है ये गीतांजलि के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 व्यक्तियों को, ऑप्शन बी 5 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी 8 व्यक्तियों को, या ऑप्शन डी 6 व्यक्तियों को। तो गाइस याद रखिएगा जनवरी 2025 में जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इनमें से 4 व्यक्ति जो है ये कौन कौन से है, तो सबके नाम याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है जो है 4 व्यक्तियों को जो मिला है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला नाम जो आपको याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेम, याद रखिएगा। ये है आपके डी गुकेश, ठीक है। इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करते हैं गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है मनु भाकर, ठीक है। दूसरा जो है ये आपको याद रखना है गाइस, दूसरा जो है ये आपको मनु भाकर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरा की बात करें, तो हरमनप्रीत सिंह जो है ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा नाम जो है ये किनका है गाइस, तो याद रखिएगा। तीसरा नाम जो है गाइस याद रखिएगा, हरमनप्रीत का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं चौथा, चौथा जो है ये कौन सा नाम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये प्रवीण कुमार है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इन्हें इन सबको जो है ये कब मिला है गाइस, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है 2025 में, जनवरी 2025 में जो है इन्हें मिला है। जितने भी लोगों का फरवरी में एग्जाम है उनके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर जिनका जनवरी फरवरी या फिर मार्च में एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये क्वेश्चन आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि डी गुकेश को जो है ये किसके लिए मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डी गुकेश को जो है ये शतरंज के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें जो है शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। उसके बाद अगर मनु भाकर को बोले, तो गाइस याद रखिएगा मनु भाकर को जो मिला है ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है शूटिंग के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है शूटिंग के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हरमनप्रीत की बात करेगा तो याद रखिएगा, इन्हें जो मिला है ये हॉकी के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो मिला है ये हॉकी के लिए। और जो है लास्ट आपके जो है प्रवीण कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो मिला है वो पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चारों आप याद रखिएगा। और किनको जो है किस लिए पुरस्कार मिला है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स के लिए जो है इन्हें मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 4 खिलाड़ी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें गाइस यहाँ पे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो है इस पुरस्कार की जो है अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इस पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1191 से 92 के बीच में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1100 सॉरी 1991 से 92 के बीच, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सबको याद रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1991 से लेकर 92 के बीच हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका नाम जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं था, तब इसका नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जो है ये आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसका नाम जो है ये चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब हुआ, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 2021 से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 2021 से जो है ये क्या हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2021 से मेजर ध्यानचंद जो है गाइस याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। एक आप याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जो है गाइस याद रखिएगा, एक है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है
और एक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, यह अगर पूछे तो याद रखिएगा इसे जो है इसका जो पहला नाम था ये क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन बाद में जो है 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, यानी कि 2021 से इसका नाम चेंज कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसकी जो है इनामी राशि कितनी है गाइस, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो है इनामी राशि कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनामी राशि जो है ये 25 लाख रुपया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनामी राशि जो है ये कितना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की तो 25 लाख रुपया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 लाख रुपया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपके ऑप्शन है 1945 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन बी 1919 में, या ऑप्शन डी 1949 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है स्थापना हुआ था वो 1919 में हुआ था। अगर हम बात करें ILO का जो है ये फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ILO का जो फुल फॉर्म होता है ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं लिखा रही हूँ, इसे आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेशनल, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा गाइस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है। तो जरूरी नहीं आपसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन पूछे, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल जो है गाइस, याद रखिएगा इंटरनेशनल जो है ये आपको ध्यान रखना है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है गाइस, याद रखिएगा, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो है इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपको याद रखना है कि इसमें आपको याद रखना है मुख्यालय, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका मुख्यालय जो है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो मुख्यालय है ये है आपके जिनेवा में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनेवा जो कि आपका जो है कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है कहाँ पड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके पड़ता है ये आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ जो है ये आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं 1945। 1945 में जो है गाइस, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है गाइस, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थापना हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था आपका जो है 1945 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1945 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, याद रखिएगा इसे आपको याद रखिएगा UNSC, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1907 में जो है गाइस, याद रखिएगा 1960 में जो है ये आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 1960 में जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की जो है स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की जो है ये स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1949 की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा 1949 में जो है ये किसकी स्थापना हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1949 में जो है ये नाटो की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि नाटो की अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ये पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि नाटो का जो है ये मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है ब्रुसेल्स में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बेल्जियम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रुसेल्स में है, ये आपको ध्यान रखना है नाटो का मुख्यालय। उसके बाद
बाद जो है गाइस याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है सदस्य कितने होते हैं गाइस, तो अगर हम बात करते हैं इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो है ये कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सदस्यों की संख्या जो है ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होता है 15, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है, सदस्यों की संख्या होती है 15 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास में जो होता है सदस्यों की संख्या 173 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाटो की अगर बात करें तो इसमें कितना होता है गाइस, तो नाटो में जो है सदस्यों की संख्या 30 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अगर हम बात करें सदस्यों की संख्या, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है 185, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सदस्यों की संख्या जो है वो 185 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, यानी कि पूरा होने से पहले भी उसे पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है। तो किस बेसिस पे आप उसे हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले आप उसे किस बेसिस पे हटा सकते हैं, ये आपको 4 ऑप्शन दिया और उसमें से कोई एक चूज करना है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, या ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। तो इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। यहाँ पे जो है साधारण बहुमत है, और यहाँ पे जो है आपको याद रखिएगा, यहाँ पे जो है आपका 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की 2/3 बहुमत जो प्रस्ताव पारित करेगा, उसके बाद जो है इसकी स्वीकृति अगर लोकसभा कर देता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे पद से हटाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 226, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 226 में जो है ये आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं हाई कोर्ट लिख देती हूँ, HC। हाई कोर्ट जो है ये रीट जारी कर सकता है किस आर्टिकल के तहत गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट रीट जारी करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किस आर्टिकल के तहत गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो करता है आर्टिकल 226 के तहत जो है ये करता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी 226 के तहत। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 3, अनुच्छेद में जो है ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि किसी भी राज्य या नाम में जो है परिवर्तन किया जाता है। किसी भी राज्य की आपको ध्यान रखना है, किसी भी राज्य के जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी राज्य के नाम में जो परिवर्तन होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन जो होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नाम में परिवर्तन करना जो है ये किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल जो है 3 के तहत है। और आजकल बहुत परिवर्तन होता है, तो इस आर्टिकल को याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 के तहत जो है ये आपको ध्यान रखना है संसद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आप लिख लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। संसद जो है गाइस याद रखिएगा किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 44, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 में जो है ये आपको ध्यान रखना है समान सिविल संहिता जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। समान सिविल संहिता जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। समान सिविल संहिता जो है ये आपका जो है अनुच्छेद जो है 44 में है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है ये आर्टिकल 263 के तहत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सी जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी युकाटन जल संधि या ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। युकाटन जल संधि जो है गाइस याद रखिएगा ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाक जल संधि जो है ये किसको अलग करती है गाइस, तो याद रखिएगा इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा इंडिया और श्रीलंका को जो है ये कौन अलग करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका को अलग कौन सी जल संधि करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका को अलग जो करती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है पाक जल संधि, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका को जो है गाइस याद रखिएगा इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग करती है ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपको याद रखना है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है याद रखिएगा ये सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस मलक्का जल संधि की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये किसको अलग करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मलक्का जल संधि जो है ये अलग करती है सुमात्रा को, ये आपको ध्यान रखना है सुमात्रा को किससे अलग करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है सुमात्रा को जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है मलेशिया से अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुमात्रा को मलेशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है जो कि है आपका मलक्का जल संधि, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस, तो आपको याद रखना है स्वेज नहर। स्वेज नहर अलग नहीं करती है गाइस, याद रखिएगा स्वेज नहर जो है ये जोड़ती है, और ये किसको जोड़ती है गाइस, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसको जोड़ती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भूमध्य, ठीक है। ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भूमध्य सागर को जो है गाइस याद रखिएगा लाल सागर से जो है गाइस याद रखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है गाइस याद रखिएगा ये जोड़ती है, ठीक है, अलग नहीं करती। याद रखिएगा लाल सागर से जो है गाइस याद रखिएगा ये जोड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है जोड़ती है स्वेज नहर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन में डाला है, क्योंकि ये 2024 का जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने जो है हाथियों को बचाने के लिए, जैसे कि जो हाथी होती है वो पटरी पे आ जाती है और जिसकी वजह से ट्रेन और हाथी के बीच जो है वो टक्कर होता है, जिसमें हाथी को भी नुकसान होता है और ट्रेन को भी होता है। तो इसके लिए जो है गाइस याद रखिएगा रेल मंत्रालय ने जो है एक प्रणाली को स्टार्ट किया, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुरक्षा कवच, ऑप्शन बी हाथी बचाओ अलार्म, ऑप्शन सी एलिफेंट मोड या ऑप्शन डी गजराज बचाओ अलार्म। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है रेल मंत्रालय ने जो स्टार्ट किया है ये स्टार्ट किया है गजराज सुरक्षा कवच, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि रेल मंत्रालय जो हाथियों को बचाने के लिए जो प्रणाली स्टार्ट की है गजराज सुरक्षा कवच, वो किस तरीके का प्रणाली है या इसमें हाथी को कैसे बचाया जा सकता है। चलिए इसे नेक्स्ट स्लाइड की मदद से समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने जो है गाइस याद रखिएगा हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसे को रोकने के लिए एक नई प्रणाली जो कि गजराज सुरक्षा कवच, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, याद रखिएगा एक नई प्रणाली जो कि गजराज सुरक्षा कवच को जो है पेश की है, ठीक है। ये जो प्रणाली होगी गाइस ये पूरी तरीके से स्वदेशी होगी, और इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का जो है याद रखिएगा इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि गजराज सुरक्षा कवच एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होगा, यानी कि आईडीएस होगा, जो दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैरों के कंपन को पहचानेगा, ठीक है। और यह जानकारी जो है ये किसको देगा, तो ये जानकारी जो है ये ओएफसी केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को जो है ये भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये किसे भेज दिया जाएगा, स्टेशन मास्टर को जो है ये भेज दिया जाएगा, और स्टेशन मास्टर जो है इस जानकारी के आधार पर ट्रेन को रोक सकता है। तो इस तरीके से जो है इसे जो है हाँ जो
हाथी से जो हादसे होते हैं रेलवे में, जो हाथियों की वजह से जो भी हादसे होते हैं, इसे रोका जा सकता है। इसमें कहा भी गया है कि रेलवे ने दावा किया है कि गजराज सुरक्षा कवच की जो पहचान दर होगी, ये 99.5% यानी कि हाथियों के पैरों के कंपन को जो महसूस करेगा, वो कितना करेगा, 99.5% है गाइस। और यह जो है 200 मीटर पहले ही हाथियों के आने की जानकारी दे सकता है, यानी कि हाथी अगर 200 मीटर पहले ही है तो ये इसकी जानकारी जो है ये दे देगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1958 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1992 में, या ऑप्शन डी 1952 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, 1952 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कलिंग पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कलिंग पुरस्कार जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को के द्वारा जो है इसे प्रदान किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कलिंग पुरस्कार। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, प्रदान किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है ये गाइस कि कलिंग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कलिंग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कलिंग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है जो कि है आपका 1985। 1985 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 1985 में जो है किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है यानी कि खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिए जाने वाला, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है जो कि 1958 में जो है ये किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी गाइस, तो शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। शांति स्वरूप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था 1958 में। अगर हम बात करते गए इसके शांति स्वरूप जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। शांति स्वरूप जो दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ये किसको दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो है ये किसको दिया जाता है, उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, यानी कि मानव पसीने के द्वारा जो उत्सर्जित होता है वो कौन सा तत्व है। तो आपके ऑप्शन है फास्फोरस, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम जो है ये मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से तत्व है जो मानव पसीने के द्वारा जो है उत्सर्जित होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप जैसे मैंने ऑप्शन में मैग्नीशियम दिया तो एग्जामिनर भी आपको मैग्नीशियम ही देंगे। तो यहाँ पे आपको वो सारे तत्व याद रखने, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो अगर हम तत्व की बात करेगा तो याद रखिएगा, मानव पसीने से जो उत्सर्जित होता है जिसमें आपको ध्यान रखना है, पहला हो गया आपका सोडियम हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है आपका कैल्शियम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है उसके बाद आपको याद रखना है कैल्शियम हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मैग्नीशियम हो गया, ये भी आपको लिख लेना है, क्योंकि जो है गैस याद रखिएगा इससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कौन सा हो गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आपको याद रखना है गैस आपका जो है जिंक हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कौन कौन सा तत्व होता है गैस, आपका जिंक हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गैस तो आपका आयरन हो गया। ये सारे तत्व जो है गैस देखिएगा मानव पसीने के द्वारा जो है
उत्सर्जित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता है कि मानव पसीने में जो है, याद रखिएगा, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि मानव पसीने में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये आपको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव पसीने में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा मानव पसीने में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा मानव पसीने में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा अम्ल पाया जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव पसीने में जो अम्ल पाया जाता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। लैक्टिक अम्ल जो है ये पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी यूरिया को छानकर बाहर करना, ऑप्शन सी रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, या ऑप्शन डी कई हार्मोनों का स्रावन करना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना जो है ये गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है गुर्दे यानी कि किडनी की जो है क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है ये होती है नेफ्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ पे लिखा दे रही हूँ कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं कि गुर्दे का जो सामान्य जो है क्रियात्मक इकाई जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो क्रियात्मक इकाई है ये आपको ध्यान रखना है। नेफ्रॉन जो है इसका क्रियात्मक इकाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि किडनी का जो है क्रियात्मक इकाई क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नेफ्रॉन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है जो है रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना जो है ये किसका काम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो काम होता है ये इंसुलिन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो काम होता है ये किसका होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है ये क्या है, ये एक हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये एक हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि इंसुलिन जो है ये जो है आपको ध्यान रखना है अग्नाशय के द्वारा जो है ये स्रावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है, तो याद रखिएगा ये जो है अग्नाशय के द्वारा जो है गाइस याद रखिएगा इंसुलिन का स्रावन जो होता है ये अग्नाशय के द्वारा जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है स्रावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है ये आप याद रखिएगा अग्नाशय के द्वारा जो है स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंसुलिन की जो है खोज, अगर हम बात करें किसकी खोज जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की जो खोज की थी ये बेटिंग और बिस्टा ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज जो है ये बेटिंग और बिस्टा ने की थी, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी, तो बेटिंग और, याद रखिएगा इंसुलिन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज जो है ये बेटिंग और बिस्टा ने मिलकर जो है इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आपके ऑप्शन है जावेद अख्तर को, ऑप्शन बी गुलजार को, ऑप्शन सी जगजीत सिंह को, या ऑप्शन डी अमिताभ भट्टाचार्य को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुलजार को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें कि गुलजार को जो है, अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है ग्रैमी पुरस्कार कब मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा गुलजार को जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला था, वो मिला था, ये आपको ध्यान रखना है 2010 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कब मिला था गाइस, तो जय हो गाने के लिए जो है इन्हें मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं इन्हें जो है ऑस्कर कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा इन्हें जो ऑस्कर मिला था गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये कब मिला था, तो याद रखिएगा 2009 में, ठीक है। इन्हें जो है ऑस्कर कब मिला था, 2009 में इन्हें ऑस्कर मिला था। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लिखाती हूँ जो कि आपको याद रखना है, जो कभी भी पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ग्रैमी की जो है ग्रैमी पुरस्कार की जो है गाइस याद रखिएगा इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1959 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ग्रैमी हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है ऑस्कर। तो ये जो है इसकी पुरस्कार की शुरुआत जो होता है ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्कर की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1929 1929 में जो है कैसे, याद रखिएगा 1959 में ग्रैमी और 1929 में जो है ऑस्कर की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आपको याद रखना है ऑस्कर जो है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर जो है गाइस याद रखिएगा ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ऑस्कर। और अगर बात करते हैं ग्रैमी, ग्रैमी जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि है ग्रैमी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बल्ब की खोज जो है ये किसने की थी। तो आपको बताना है बल्ब की खोज किसने की थी। तो आपके ऑप्शन ए चैडविक ने यानी कि जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी आल्वा एडिसन, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन या ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कि बल्ब की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना ये है थॉमस आल्वा एडिसन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो है आपको ये याद रखना है कहीं पूरा नाम दे तो आप ऐसा ना भूल जाए और कंफ्यूज हो जाए, तो पूरा नाम भी मैं लिखा देती हूँ। ऐसे पूरा नाम नहीं रहता है लेकिन फिर भी मैं लिखा देती हूँ, पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो है पूरा नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो पूरा नाम है ये आपको ध्यान रखना है थॉमस थॉमस आल्वा एडिसन जो है गाइस, याद रखिएगा थॉमस आल्वा एडिसन जो है गाइस, याद रखिएगा इसका पूरा नाम है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थॉमस आल्वा एडिसन जो है इसका पूरा नाम है ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इन्होंने जो है बल्ब की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1879 में जो है गाइस, याद रखिएगा 1879 में जो है गाइस, याद रखिएगा इन्होंने खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है बल्ब की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाइए जेम्स चैडविक पे। अगर हम बात करते हैं जेम्स चैडविक की, तो याद रखिएगा जेम्स चैडविक ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटॉन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रोटॉन की खोज। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की खोज जो है गाइस, याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर कंप्यूटर की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की खोज जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की खोज किसने, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की खोज जो है ये चार्ल्स बेबेज ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की खोज जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है चार्ल्स बेबेज ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लिख लीजिएगा कंप्यूटर की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की खोज जो है ये चार्ल्स बेबेज ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो आपके ऑप्शन है लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी एक नई छोटी पेशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थियों एवं पेशियों को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जो है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ऑप्शन आपसे ये पूछा जाता है कि अस्थि में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है ये क्या पाया जाता है, वैसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि अस्थि में जो है ये आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में जो है याद रखिएगा कौन सा लवण पाया जाता है। तो याद रखना है अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है कैसे देखिएगा वो पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो कौन सा लवण पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोफेट जो है याद रखिएगा कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है अस्थि में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गाइस आपका जो है रेलवे एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट 66 जो है ये यही कंप्लीट होता है गाइस। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज थोड़ा सा भी अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।